जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करूंगी और मूत्र निर्माण की विधि के बारे में। तो फिर से मैं वही चित्र लेके आई हूँ अपने नेफ्रॉन का। आप जो सोचो नेफ्रॉन का चित्र इतना सिंपल कैसे, आप लोग बहुत कुंडलित उसमें देखा होगा, बहुत सारा मतलब नूडल्स टाइप का दिखता है। जी बिल्कुल वैसा ही होता है नेफ्रॉन, बट मैंने उसके थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है। जैसा कि मैंने बहुत जगह ढूंढा, अपनी बुक्स में भी देखा, लेकिन ये सिंपल दिखा नहीं, तो मैंने खुद ही सोचा थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है और बहुत सिंपल से आप लोगों को समझ में भी आएगा। बस क्या होता है, नेफ्रॉन हो जाता है घुमा हुआ, मैंने उसको थोड़ा सा सीधा, यानी कि थोड़ा सा उसको सिंपलीफाई करके तब हमने उसको बनाया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी तरफ, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, इसमें क्या क्या है। ठीक है, मैंने एक्चुअली नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, नेफ्रॉन भी आई, मूत्र निर्माण की विधि भी यहीं से पता चलेगी, इसलिए मैंने कुछ भी ऊपर नाम नहीं डाला है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कितने पार्ट्स हैं। अपवाही धमनिका, अविवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, बुमेन, सपुट, स्लीवर सम्मिलित नलिका, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, संग्रह नलिका एंड हेलेलू। ठीक है, अब मैं सबको इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है, देखिए मतलब दोनों सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यूपी बोर्ड वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी नेम लिख के रखे हैं। जैसे कि एफरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको हम लोग पीसीटीवी बोलते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम लोग डीसीटीवी बोलते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बोलते हैं उसको, इसके साथ साथ हम लोग कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग इसके सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें क्या हुआ, अविवाही धमनिका यानी कि एफरेंट आर्टरी से क्या होता है, ब्लड अंदर आता है। एफरेंट आर्टरी पूरा शरीर है हमारा, उससे जो ब्लड आया वो कहाँ आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है। किस, ये देख रहे हैं ये पाइप कैसा है, मोटा पाइप है ये। इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर किया, कहीं मैंने ये ब्लू कलर किया है। कलर मैंने क्यों किया है, सिंपली मैं येलो कलर भी कर सकती थी, बिकॉज जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर किया है तो जब हम नेफ्रॉन की संरचना देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इस टाइप की ऐसी रेसीनुमा संरचना, इसके आसपास ही जो केशिकाएँ पाई जाती हैं इस टाइप से, वो मैंने नहीं बना के मैं सीधे से कलर कर दिया है इसमें। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये रेड कलर दिख रहा है आपको, आप वहाँ पे समझिए कि धमनी है, और जहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये शिरा है हमारी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा हुआ, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है तो मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं लिख पाऊंगी, तो मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे, तो मैं सारी अपनी बुक जो कॉपी मैंने लिखा है बोर्ड पे तो लिख नहीं सकती, तो मैं आपको कॉपी की तरफ से दिखाऊंगी। जैसे देखिए मैंने इसमें भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट इसमें कलरफुल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने सबके रेफरेंसेस लिख के रखी है जो कि हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, इसी से मैं आपके पास समझिएगा कि मतलब मैं किसी और का चीट करके बता रही हूँ, बिल्कुल सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं अपने, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। जो मेरे नोट्स में मैंने लिखा है, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि होती है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, नेफ्रॉन और मूत्र निर्माण क्रियाविधि सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मूत्र में यानी कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो भी नेफ्रॉन में ही होता है, तो सेम है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये मैंने क्या लिख के रखा है, जो फर्स्ट होता है हमारा वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसको हम लोग कल्चर फिल्ट्रेशन या पराग निषेधन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी ये होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। क्या है, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी एक्चुअली खराब है तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। इसको हम लोग वर्णात्मक पुनः अवशोषण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब दूसरा जो तीसरी जो स्टेप है वो हमारी है ट्यूबुलर श्रावण यानी कि सिक्रेशन। क्या है, ट्यूबुलर हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो ट्यूबुल्स में ही हो रही हैं, यानी केशिकाओं में ही हो रही हैं। ठीक है,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। ट्यूबलेट सिक्रेशन, ये हमारी थर्ड स्टेप है। अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग अपनी जो साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि मैंने नोट्स में लिख के रखा है, मैं उस हिसाब से समझाऊंगी। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा इसमें देखते हुए चलेंगे डेफिनेशंस के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या लिख के रखा है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध अविवाहित धमनिका द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है। एक एक जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे क्या है। शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ आता है, अविवाहित धमनिकाओं द्वारा प्रवेश करता है। यानी कि जो अविवाहित धमनिकाएं हैं, इनसे शरीर के जो अशुद्ध रुधिर आ रहा है वो इनमें से आ रहा है, ठीक है। अविवाहित धमनिकाओं से प्रवेश करता है कहाँ, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में प्रवेश हुआ, अविवाहित धमनिका का जो व्यास होता है वो अधिक होता है। व्यास यानी कि इसका रेडियस जो है वो, इसे हमें दिख भी रहा है, ये थोड़ी सी मोटी है और ये थोड़ी सी पतली है। क्या है हुआ, ये थोड़ी मोटी है तो क्या है कि इसमें जो ब्लड है बहुत स्पीड से जा रहा है। बिकॉज जब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई पाइप है, ठीक है, एक बड़ा पाइप लीजिए, एक छोटा पाइप लीजिए। बड़े पाइप से प्रेशर ज़्यादा तेज होगा या फिर छोटे पाइप से प्रेशर ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। तो हम वही देखते हैं, इधर से क्या हुआ, बहुत तेजी से ब्लड आ रहा है अंदर ग्लोमेरुलस में, ठीक है, घूम रहा है अंदर। और क्या हुआ, अधिक होने के कारण रुधिर अधिक के साथ अंदर प्रवेश करता है। यानी कि अधिक जो दाब है, यानी कि अधिक प्रेशर, दाब को हम लोग इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, उसके साथ अंदर प्रवेश करता है। यानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ प्रवेश कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अविवाहित धमनिका द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलता है, और यहाँ से प्रवेश कर लिया, सिर्फ अविवाहित धमनिका द्वारा धीरे धीरे बाहर निकल। धीरे धीरे क्यों बाहर निकलना है, बिकॉज इसका जो व्यास है ये क्या है, कम व्यास है इसका, ठीक है। कि अविवाहित धमनिका द्वारा कैसे प्रवेश करता है, इसका व्यास ज़्यादा प्रेशर से अंदर जाता है, एंटर करता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर नोट्स बुक क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे बाहर निकलता है। धीरे धीरे बाहर मतलब कैसे निकलेगा, यानी कि जो इसका ये वाला जो पाइप है वो कैसा है, वो पाइप पतला है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अब आप चीज़ें खुद बताइए, जब एकदम ज़्यादा प्रेशर से हमने कोई चीज़ डाली, ठीक है, इसे ये समझ लीजिए ये मार्कर है, ये पाइप, ठीक है। अब आप ये समझिए कि मार्कर ये है, जैसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ज़्यादा लग रहा है इस पर, तो क्या होगा, जब मतलब एक ये चीज़ पाइप बड़ा है, ठीक है, एक छोटा पाइप है, तो कैसे इतनी स्पीड से निकलेगी, बहुत धीरे धीरे निकले। तो मतलब प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना उस पर, तो सेम जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे भी है। इधर से ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब। जो यहाँ पे दाब उत्पन्न, आप खुद सोचिए, एक चीज इधर ज्यादा प्रेशर से जा रही है तो छोटी तो बहुत धीरे धीरे निकल रही, तो क्या होगा, इनके अंदर एक दाब उत्पन्न होगा ना, एक प्रेशर उत्पन्न हो रहा है इनके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, नीट क्लास में भी आ सकता है, जो नीट के एग्जाम देते हैं उनमें भी ये चीज आ सकती है कि अविवाहित धमनिका द्वारा जब ब्लड अंदर जाता है तो ग्लोमेरुलस में कौन सा दाब उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे कौन सा दाब उत्पन्न होता है, ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ हम लोगों को फर्स्ट समझ में आई होगी। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बस यहीं तक होता है, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया, ये यहाँ पे क्या होता है, दाब उत्पन्न हो रहा है, यहीं पे खत्म। तो फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। क्या है, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। ट्यूबुलर सर्जरी भी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बच्चा भी है, स्टिक में थोड़ा भूल गए, यहाँ पे थोड़ा और बचा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। इसके आगे क्या है, इस दाब के कारण, मतलब ये जो दाब लग रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, इस कारण उदर में उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ कुछ लाभदायक पदार्थ जो होते हैं वो भी छनकर, यानी कि दाब पड़ रहा है तो क्या बोलते हैं, अधिक दाब पड़ रहा है तो वो चीजें उगल गई, यानी थोड़ा छन के वो कहाँ पहुंची, वोमेन सेम्पुट में पहुंची। उत्सर्जित पदार्थ तो जाने ही जाना है, वो तो हमारा काम ही, उत्सर्जित पदार्थ जाए वोमेन सेम्पुट में, बट उसके साथ तो कुछ जो लाभदायक पदार्थ होते हैं हमारे के लिए वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। जब वो यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, बस जब भी यहाँ पहुँचे यहाँ तक की क्रिया होगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर जो यहाँ पे खत्म हो रही है क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ तक से यहाँ तक क्या हो गई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इतना हम लोग साइड कर ले रहे हैं भाई, इतना हो गया हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, यानी कि री एब्जॉर्प्शन। हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना।
ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, इससे हम वर्णनात्मक पुनः अवशोषण भी बोलते हैं। ठीक है, बोमैन संपुट में ऊपर से उत्सर्जित तथा लाभदायक पदार्थ समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पहुंच जाते हैं। समीपस्थ सम्मिलित नलिका यानी कि पीसीटी में पहुंच जाते हैं। भाई बोमैन संपुट में आए, जो लाभदायक पदार्थ थे उन्होंने क्या बोला, यार शंकर आ गए, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो ये सम्मिलित नलिका स्टार्ट हो गई। ये जो जा रही है ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यू शेप है, वो हेनले लूप है, जिसे हमने लिख के भी रखी है। ये जो ऊपर जा रही है समीपस्थ सम्मिलित नलिका है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो है वो कहाँ पहुंचे, समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पहुंच गए। जो पदार्थ है हमारे लाभदायक पदार्थ, ठीक है, ये पहुंच गए। और वो पदार्थ कौन कौन से, लाइक ग्लूकोज, जल, खनिज, लवण आदि, ठीक है, ये कहाँ पहुंच गए, समीपस्थ सम्मिलित नलिका यानी कि पीसीटी में पहुंच चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। जब ये पहुंचे तो इनका रुधिर में पुनः अवशोषण हो जाता है। ठीक है, रुधिर में क्या हुआ, इनका पुनः अवशोषण हो गया। समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पुनः अवशोषण होता है, ये चीज देखिएगा आप। कहाँ होगा, समीपस्थ सम्मिलित नलिका में इनका पुनः अवशोषण हो गया है। कहाँ, समीपस्थ सम्मिलित यानी कि पीसीटी में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। शीर्ष उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया समीपस्थ सम्मिलित नलिका से होते हुए हेनले लूप में चला जाता है। यानी कि जो लाभदायक पदार्थ है उनका तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया है, यानी कि जो अवशोषण यहाँ पे हो गया लाभदायक पदार्थ है। और जो यूरिया बची है वो कहाँ जा रही है, यूरिया यहाँ से आगे बढ़ के जो यू शेप है यानी कि लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले लूप में पहुंच जाती है। क्या है, यूरिया है। मूत्र का निर्माण तो हमारा यहीं से हो जाता है, जहाँ से ग्लैमेरुलस पे दाग पड़ा, कुछ पदार्थ छन के यहाँ पे है, बट यहाँ पर आंशिक निर्माण हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टेप खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे हल्की यूरिया मिली, जल मिला, आगे आगे जाके हेनले लूप में भी अभी प्रक्रिया चल रही है, मूत्र बना नहीं है। यूरिया कहाँ पहुंच के, हेनले लूप में यूरिया पहुंच चुकी है हमारी। हम लोग देखते हैं क्या है, हेनले लूप में आ जाते हैं। हेनले लूप में जल का पुनः अवशोषण हो जाता है, यानी कि पहले यहाँ पे लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण हुआ, कहाँ पर, समीपस्थ सम्मिलित नलिका में। अब क्या हुआ, अब हेनले लूप में जल का पुनः अवशोषण हो गया। किसका, जल का पुनः अवशोषण कहाँ हुआ भाई, हेनले लूप में हुआ अवशोषण। ठीक है, जल का। फिर क्या है, पुनः अवशोषण हो जाता है और यूरिया मूत्र के रूप में हेनले लूप से होते हुए दूरस्थ सम्मिलित नलिका में पहुंच जाती है। यानी कि जल का तो अवशोषण हो गया, लेकिन ये नहीं बस पूर्ण जल का अवशोषण हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत जल का अवशोषण हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जल बचा भी है। यानी कि कुछ का तो अवशोषण हो गया, बट ये फुली अवशोषण हो गया, फुली अवशोषण नहीं हुआ है, थोड़ा सा जल बचा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर हेनले लूप से होते कहाँ पहुंचे, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, यानी कि ये दूरस्थ सम्मिलित नलिका है, यहाँ पे क्या पहुंच गया, हमारे यूरिया पहुंचा। यूरिया का थोड़ा बहुत जल भी है, वो कहाँ पहुंचे, दूरस्थ सम्मिलित नलिका पहुंचे, यानी कि ये डीसीटी में पहुंच चुका है। ठीक है, डीसीटी में पहुंचा, यह क्रिया ट्यूबुलर अवशोषण कहलाती है। यानी कि कहाँ तक की, बोमैन संपुट तक की क्रिया क्या कहला रही थी, ग्लैमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके आगे ये समीपस्थ सम्मिलित नलिका से हेनले लूप और हेनले लूप दो सम्मिलित नलिका तक पहुंचना क्या कहला रहा है हमारा, ये हमारा गलत ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, यानी कि हमारी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप आती है हमारी ट्यूबुलर स्रावण यानी कि सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब हम उसको समझते हैं, इसमें क्या है, निस्यंदन में उपस्थित यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थ दूरस्थ सम्मिलित नलिका में पहुंचते हैं, जैसे कि इस वाली जो पुनः अवशोषण था इससे पहुंच ही चुके थे यहाँ तक। ठीक है, क्या हुआ, पहुंचते हैं, दूरस्थ सम्मिलित नलिका से एक अन्य नलिका में जुड़ जाके खुलती है, जिसे संग्रह नलिका कहते हैं। यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थ मूत्र के रूप में संग्रह नलिका में एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि देखो हमें दिख रहा है ये कहाँ जाके खुल रही है, हमारी संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुल रही है। क्या, दूरस्थ सम्मिलित नलिका। यहाँ से कहाँ पहुंची जाके भाई, जो यूरिया था यानी कि जो हमारा मूत्र बन रहा है वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पे कंप्लीटली बन चुका है। ठीक है, तो नलिका में आने पे हमारी यूरिया वो पूरी तरह से निर्माण हो चुका है, कि हमारे मूत्र का पूरी तरह से निर्माण हो चुका होता है। यहाँ से कहाँ पर, संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट में, उसके नाम से लग रहा है वो सारी चीजों को कलेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, जो यूरिया हुआ वो इसमें जाके कलेक्ट हो गया, यानी कि इसमें सारा कलेक्ट किया, संग्रह हो गया, उसका यूरिया का संग्रह हो गया संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका में जब ये चीज पहुंचती है, यानी कि पहुंचा, तो फिर क्या होता है, ये यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने याद करी किडनी में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, रीनल कैलिक्स पढ़ाया था मैंने आपको। तो क्या हुआ, यहाँ से वो रीनल कैलिक्स में जाती है यूरिया। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन किसके अंदर था, पिरामिड्स के अंदर। पिरामिड्स के बाहर क्या बचा था, कैलिक्स।
तो पहले वो नेफ्रॉन से बाहर निकली, नेफ्रॉन के बाद वो रीनल पिरामिड से बाहर निकली, रीनल पिरामिड के बाद वो कैलिक्स से बाहर निकली। ठीक है, जब वो रीनल कैलिक्स से बाहर निकलती है फिर रीनल पेल्विस में जाती है, जो कि कीपनुमा संरचना थी। हमने बताया था कैसी संरचना होती है, वो कीपनुमा संरचना होती है। तो रीनल कैलिक्स से कहाँ पहुंचा, वो रीनल पेल्विस में पहुंचा। रीनल पेल्विस से यूरेटर में पहुंच गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो पहुंचता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जब वो पहुंचता है यूरेथ्रा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो क्रिया हुई वो क्या कहलाती है, ट्यूबुलर श्रावण कहलाती है। ठीक है, हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे थोड़ी सा साउंड की प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे गांव में थोड़ा सा भागवत का वो चल रहा है हमारे आसपास हमारे घर के, तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि इतनी ज़्यादा ना आए। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत चीज़ समझ में भी आएगा। मैंने मतलब पूरी कोशिश की है, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई वो आपको प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगी। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश मैं करूँगी। ओके, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं रुकी जा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, जो हमारा टॉपिक था उत्सर्जन, वो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद कर सब पूरा चैप्टर आपको समझ में भी आएगा। ये हमारा चैप्टर कितने पार्ट्स में कंप्लीट हुआ, आज सिर्फ 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ, लेकिन आज आखिरकार हमारा इतना बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था, बट उम्मीद करती हूँ कि जिस टाइप से मैंने आपको समझाया है शायद आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप हमारे तीनों वीडियोस देखिएगा, तो तुम्हारे तीनों लेक्चर्स है वो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको वो चैप्टर समझ में आएगा कि उत्सर्जन क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, आज वीडियो देखिएगा। जो डाउट हो, किसी भी वीडियो का डाउट हो, उसकी कमेंट में प्लीज़ करके मुझे बताइएगा कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।